तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास में रोड पे एक कार के अंदर। और काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया मैं इस बात को सुनकर। मेरे अंकल थे, उनके थ्रू मुझे ये बात पता चला। उसके बाद जब मैंने न्यूज में देखा तो न्यूज में बात काफी ज्यादा फैल चुकी है और वहां पे कई सारे लोग 20 से 25 लोग उसके अंदर उनका डेथ हो चुका है हॉस्पिटल में जाके। और क्या इसके पीछे रीजन है, कौन था, इसी के ऊपर ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया है जो आज हम देखने वाले हैं। वैसे वो इस चैनल पर ये वीडियो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखना भी जरूरी है, जिससे कि मुझे और आप सभी लोगों को पता चले कि क्या रीजन था, कौन था सस्पेक्ट, तो पूरा डिटेल पता चलेगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नजदीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इससे आसपास की कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती हैं और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो और दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस की बात है, उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोज मौजूद है। एक वीडियो जो अभी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरे में जो कुछ दिख रहा था सब कुछ हिल गया, इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। वहां मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका है, बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिए। एक आई विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के राउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंसेज भी वहां पहुंच गई। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को तो ई रिक्शास के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स की टीम्स भी मौके पर पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहां पर पहुंच जाते हैं। ये सारी एजेंसी साथ मिलकर मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनकी या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है कि ये धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में से अभी तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा गोवा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम नौमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा चलाते थे और अपने फैमिली के इकलौते अर्नर थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से इंडियन मीडिया में कई सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी पता ही है। तो जो भी चीजें अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में खबरें गलत साबित हो जाए। वैसे अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर इसे मैं मेंशन कर दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस Hyundai i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26CE7674। द हिंदू को सोर्सेज ने बताया कि इस गाड़ी का ओनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको पता चला कि सलमान ने गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद ये गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद ये गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल है। इसकी आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती हैं कि सरकार अब इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर दी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को अब एनआईए के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद में हुई एक घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी AGH के लिए काम कर रहे थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजीगुंड के डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर तक ये अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने इस मेडिकल कॉलेज में आदिल का लॉकर चेक किया तो उन्हें यहाँ से एक AK-47 मिली। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजाम्मिल अहमद गनाई तक पहुंची, जो अभी फरीदाबाद की अल फाला यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजाम्मिल को डिटेन कर लिया गया था और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद के गांव में छापा मारा गया था, जहां उसने किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर में दोस्तों पुलिस को लगभग 360 किलो के एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोजिव्स का नंबर 3000 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स और 5 किलो हैवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स जैसे बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया। यहीं पर एक क्रिनकॉव राइफल, 3 मैगजीन्स और एक पिस्तौल भी मौके पर मिली। ये सब देखकर ये बात साफ थी कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट के ब्लास्ट से पहले पुलिस ने यह भी कहा था कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद में आतंकवाद के आरोप में जो अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हालांकि इस बात को भी अभी तक ऑफिशियली नहीं कंफर्म किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजाम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर्स शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था और इसी उमर नबी पर यह धमाका करने का शक है। अलेजिडली ये पुलवामा के उसी कोइल गांव का रहने वाला है जिससे मुजाम्मिल आता है और ये भी अल फल्ला यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजाम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसको तलाश कर रही थी। इस उमर नबी को दिल्ली धमाके से जोड़ने वाला एक और प्रूफ ये Hyundai की i20 गाड़ी को बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सोर्सेज के हवाले से बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुई ये गाड़ी आखिरी बार उमार के पास थी और धमाके से पहले उमार ही गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिशियल द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में यह धमाका किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज को कोट करते हुए कहा है कि ये ब्लास्ट पैनिक और डेस्परेशन में किया गया। ये बॉम्ब लूजली असेंबल्ड था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इंपैक्ट रहा और कोई शार्पनर नहीं मिली। उनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव्स उसी तरह के हैं जैसे फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। ये एक बेहद ट्रैजिक और दिल दहला देने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो ये है कि हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना और ऐसे समय में इसलिए जरूरी होता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। 3 चीजों से यहाँ पर दूरी बनाकर रखें। पहला, वो टीवी मीडिया चैनल्स जो इस इंसिडेंट को सेंसेशनलाइज करेंगे TRP के लिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर वो नफरतखोर ट्रोल्स जो इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे समाज में नफरत फैलाने के लिए। इन लोगों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। ये हमेशा इस फिल्मी विलन की फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं। वो ऐसे आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर भरी नफरत को जस्टिफाई करने के लिए और समाज में यही नफरत फैलाने के लिए। और तीसरा, अपने अंदर के खुद के बायसेस। बहुत से लोगों की ये टेंडेंसी रहती है जब किसी भी इंसिडेंट में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो इंस्टेंटली कंक्लूजन्स पर जंप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कई सारे कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे कि बिहार इलेक्शंस अगले दिन थी, उससे पिछली रात को धमाका हुआ, तो पक्का इसके बीच में कोई कनेक्शन होगा। वैसे ये भी काफी जरा मैच कर गया कि इलेक्शन के आसपास ये ब्लास्ट हुआ है। लोग करने वाले कनेक्ट कर चुके होंगे। उनकी सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। चीजों को हमेशा क्रिटिकल नजरिए से देखिए, लेकिन बेबुनियादी कंस्पिरेसी थ्योरीज मत फैलाइए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सवाल पूछने भी जरूरी है। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, खास तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। जनता के सामने उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आखिर बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए फरीदाबाद में। ये वही सवाल है जो 6 साल पहले भी उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 300 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए देश के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी और सालों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जनता को उस सवाल का जवाब पाने के लिए। तो वैसे काफी शॉकिंग लगा ये सुन के और बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा भी वहां पे होगा।
और जहाँ वो तो अच्छा हुआ 2 लोगों का वीडियो इतना रिकॉर्ड हो चुका है, लाइव ब्लास्ट का वीडियो मिल चुका है यहाँ पे। वैसे इस वीडियो के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना, क्योंकि ये इंसिडेंट देखने के बाद मैं काफ़ी ज़रा कुछ मेरे मुंह से निकल ही रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एकदम काफ़ी सीरियस मैटर है ये। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो चलो देखते हैं क्या पता चलता है कुछ टाइम के बाद। ओवरऑल तो ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप इनके और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये अगर आपका ये वीडियो देख के थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है तो अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी मस्त वीडियो को देख सकते हो। सो तब तक के लिए